starting with properties of solids. In this video we will discuss about the property of solid. Basically we will deal with two of the property. One is electrical conductivity and another one is magnetic property. These two property which are associated with solids have been discussed in this video, so let's go through it, starting with the magnetic property. Magnetic property. All of the solids has some magnetic property associated with it. जितने भी हम लोग अपने सॉलिड्स अपने आसपास देखते हैं उसमें कुछ ना कुछ मैग्नेटिक प्रॉपर्टी अवेलेबल होती ही है. सो सब्सटेंस हैव सम magnetic properties with it. अब सब्सटेंस में जो ये मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है उसका रीजन हिडन है इलेक्ट्रॉन्स में. ये मैग्नेटिक प्रॉपर्टी जिस कारण से है वो कारण है इलेक्ट्रॉन. तो इलेक्ट्रॉन एक टाइनी मैग्नेट जैसा बिहेवियर शो करता है और हर सब्सटेंस के अंदर इलेक्ट्रॉन का प्रेजेंस तो होगा ही. तो इलेक्ट्रॉन जो कि एक टाइनी मैग्नेट जैसा बिहेव करता है, इसके कारण सभी सब्सटेंस में कुछ ना कुछ मैग्नेटिक बिहेवियर, कुछ ना कुछ मैग्नेटिक प्रॉपर्टी अवेलेबल होगी. अब इलेक्ट्रॉन सभी को पता है कि ये चार्ज पार्टिकल है और दूसरा कंटिन्यूसली मोशन कर रहा है. दो तरह का मोशन इसके पास अवेलेबल है. एक मोशन है स्पिनिंग मोशन on its own axis और दूसरा जो मोशन इसके साथ है वो है रोटेशन अराउंड न्यूक्लियस. रोटेशन अराउंड न्यूक्लियस. तो एक चार्ज पार्टिकल अगर मोशन में है तो फिर उसे हम कंसीडर कर सकते हैं कि जब वो मूव कर रहा है तो एक छोटा सा करंट का लूप का फॉर्मेशन कर रहा है, क्योंकि कंटिन्यूसली इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों ओर मूव कर रहा है और ये इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है. तो जब एक चार्ज पार्टिकल मोशन में है, मूवमेंट में है, तो ये मोशन मूवमेंट के कारण एक लूप ऑफ करंट का फॉर्मेशन करेगा. लूप ऑफ करंट यहाँ फॉर्म होगा. ये बात हमें यहाँ पे ध्यान रखनी है कि इलेक्ट्रॉन की दो जो मेन प्रॉपर्टी है कि एक वो मूवमेंट शो कर रहा है, इन दो तरह के मूवमेंट उसमें हमें दिखते हैं, और दूसरा कि एक चार्ज पार्टिकल है. तो जब एक चार्ज पार्टिकल मोशन कर रहा है तो वो एक लूप ऑफ करंट का फॉर्मेशन करता है और अगर चार्ज मोशन में आ जाए तो उसके साथ मैग्नेटिक मोमेंट भी डेवलप हो जाता है. उसके साथ डेवलप हो जाएगा मैग्नेटिक मोमेंट. तो हम लोग ये कह सकते हैं कि सिंपली हर एक इलेक्ट्रॉन जो कि अवेलेबल होते हैं सब्सटेंसेस के अंदर, वो हर एक इलेक्ट्रॉन एसोसिएटेड है चार्जेस के साथ और उसके साथ उसमें क्या प्रेजेंट है, मैग्नेटिक मूवमेंट. तो हर सब्सटेंस जो है उसके अंदर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है और इलेक्ट्रॉन जो है वो अपने साथ एक परमानेंट मूवमेंट, एक मोशन रखता है और परमानेंट मूवमेंट और मोशन के कारण वो एक लूप ऑफ करंट का फॉर्मेशन करता है, क्योंकि वो एक चार्ज पार्टिकल है और उसके साथ हमेशा एक मैग्नेटिक फील्ड एसोसिएटेड होगा. तो हम सिंपली एक लाइन कह सकते हैं किसी भी सब्सटेंस में मैग्नेटिक प्रॉपर्टी जो है वो उसके अंदर पाए जाने वाले इलेक्ट्रॉन का जो बिहेवियर है मैग्नेट जैसा, उसकी वजह से है. उसके अंदर सब्सटेंस के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है वो मैग्नेट जैसा बिहेवियर शो कर रहे हैं, इसलिए हर सब्सटेंस के अंदर कुछ ना कुछ मैग्नेटिक प्रॉपर्टी एसोसिएटेड है.
इलेक्ट्रॉन के साथ अब ये जो मैग्नेटिक मोमेंट एसोसिएटेड होता है, ये मैग्नेटिक मोमेंट वेरी स्मॉल मैग्नीट्यूड के होते हैं। इसका जो वैल्यू होता है वो बहुत ही कम होता है, और इसलिए हम मैग्नेटिक मोमेंट को मेजर करते हैं जिस यूनिट में, वो यूनिट है बोर मैग्नेटॉन। बोर मैग्नेटॉन रिप्रेजेंटेड एज म्यू बी, ये यूनिट है मैग्नेटिक मोमेंट को मेजर करने के लिए, और इलेक्ट्रॉन के साथ वो मैग्नेटिक मोमेंट जो है वो बहुत ही ज़्यादा स्मॉल वैल्यू का होता है। वन बोर मैग्नेटॉन इज इक्वल टू 9.27 इंटू 10⁻⁻24 एम्पियर मीटर स्क्वायर। इतने वैल्यू होते हैं वन बोर मैग्नेटॉन के। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी के बेसिस पे अब हम लोग यहाँ पर सब्सटेंस को क्लासिफाई करेंगे। तो ऑन द बेसिस ऑफ मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, सब्सटेंस या जो भी सॉलिड्स हैं वो 5 टाइप के होंगे। एंड नंबर 1 इज पैरामैग्नेटिक, नेक्स्ट इज डायामैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक, एंटी फेरोमैग्नेटिक, and the last one is ferrimagnetic. ये 5 कैटेगरीज में हम लोग सब्सटेंस को डिवाइड करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। और वो जो 5 कैटेगरी यहाँ बन रहे हैं वो पैरामैग्नेटिक, डायामैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक, एंटी फेरोमैग्नेटिक एंड फेरी मैग्नेटिक होंगे। स्टार्ट करते हैं करके वन बाय वन सभी की प्रॉपर्टीज को स्टडी करते हैं। सबसे पहले आते हैं पैरामैग्नेटिक। उनकी सबसे पहली पहचान होगी कि इनमें एट लीस्ट एक इलेक्ट्रॉन जो होंगे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे। मिनिमम 1 इलेक्ट्रॉन मस्ट बी अनपेयर्ड अवेलेबल। एट लीस्ट 1 इलेक्ट्रॉन should be unpaired। दूसरी प्रॉपर्टी weakly attracted by magnetic field। ये सब्सटेंस मैग्नेटिक फील्ड में वीकली अट्रैक्टेड होंगे। जब इन्हें मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाएगा तो इनके मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन सेम होगा जो मैग्नेटिक फील्ड बाहर से प्रोवाइड किया गया। द मैग्नेटिक फील्ड इज इन द सेम डायरेक्शन। और एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को रिमूव करने पर ये अपनी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को लॉस कर देंगे। लूजेस मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑन रिमूवल ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। इसके एग्जाम्पल वो सारे सब्सटेंस होंगे जिनमें कम से कम एक इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड अवेलेबल हो, वो सभी इसके एग्जाम्पल्स में आ जाएंगे। नाउ गोइंग टुवर्ड द सेकंड, दैट इज डायामैग्नेटिक। डायामैग्नेटिक सब्सटेंसेस, इसमें कोई भी इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड अवेलेबल नहीं होंगे। नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, एक भी इलेक्ट्रॉन ऐसे नहीं होंगे जो अनपेयर्ड होंगे। ये मैग्नेटिक फील्ड में वीकली रिपेल्ड होते हैं। वीकली रिपेल्ड इन मैग्नेटिक फील्ड, क्योंकि जब इन्हें हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड करेंगे तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड डेवलप करेंगे उसका डायरेक्शन अपोजिट होगा। डेवलप्स मैग्नेटिक फील्ड
इन अपोजिट डायरेक्शन, इसलिए रिपल्शन सफर करते हैं। और इनके अंदर की जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होती है, ये मैग्नेटिक प्रॉपर्टी जो है वो अगेन कैंसल आउट हो जाती है जब हम इन्हें मैग्नेटिक फील्ड से रिमूव करेंगे तब। मैग्नेटिक फील्ड कैंसल्स आउट। इसके एग्जाम्पल होंगे NaCl, H2O, C6H6, ये सारे। तो ये थी डायामैग्नेटिक की प्रॉपर्टी कि इसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन एक भी नहीं देखने को मिलेंगे। ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में थोड़ा हल्का रिपल्शन सफर करेंगे। जब उसे बाहरी मैग्नेटिक फील्ड में हम रख देंगे तो ये अपने ऊपर लाइटली रिपल्सिव फोर्स फील करेंगे, और एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में जब इन्हें रखा जाएगा तो इनमें जो मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होगी उसकी डायरेक्शन उस एक्सटर्नल फील्ड के अपोजिट होगी, और इलेक्ट्रॉन पेयर होने के कारण कैंसिल कर लेंगे एक दूसरे के मैग्नेटिक इफेक्ट को। तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पेयर्ड होंगे तो इसके कारण जो भी मैग्नेटिक मोमेंट डेवलप होगा वो एक दूसरे को कैंसिल कर देगा, और ये उसके एग्जाम्पल्स हो गए। नेक्स्ट वन इज फेरोमैग्नेटिक। फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस में वो सारे के सारे मेटल्स से आएंगे जो स्ट्रांगली अट्रैक्टेड होंगे मैग्नेटिक फील्ड में, स्ट्रांगली अट्रैक्टेड इन मैग्नेटिक फील्ड। इन मेटल्स में जो भी पार्टिकल्स होते हैं वो पार्टिकल्स एक एटम्स जो भी अवेलेबल है इन मेटल्स के अंदर वो एक ग्रुप बनाते हैं, और उन ग्रुप्स को हम डोमेन कहते हैं। पार्टिकल्स इन एटम फॉर्म ग्रुप कॉल्ड डोमेन। उस ग्रुप को हम डोमेन कहेंगे, और ये जो ग्रुप जिसे डोमेन कहा गया जब इन्हें एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में लाया जाएगा तो ये खुद को उस मैग्नेटिक फील्ड में आने पर एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में अलाइन कर लेंगे, अरेंज करेंगे, यानी जब तक कोई एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड ना किया जाए, यानी व्हेन मैग्नेटिक फील्ड एब्सेंट, जब मैग्नेटिक फील्ड एब्सेंट होंगे तो ये डोमेन खुद को रैंडम वे में अरेंज रखेंगे। डोमेन्स आर रैंडमली अरेंज होंगे, लेकिन जैसे ही कोई मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड कर दिया जाएगा, व्हेन मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट, तो फिर ये सारे के सारे जो भी डोमेन होंगे वो अरेंज हो जाएंगे, जो रैंडम वे में थे वो अरेंज होंगे, अरेंज किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में होंगे। वो पर्टिकुलर डायरेक्शन किधर होगा, जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड किया गया है उसके अकॉर्डिंग होगा, खुद को अरेंज कर देंगे एक पर्टिकुलर मैनर में, खुद को एक पर्टिकुलर वे में अरेंजमेंट शो करेंगे। इट मीन्स कि फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस में खास प्रॉपर्टी ये साफ होगी कि उन फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस में जितने भी मेटेलिक आयंस होंगे वो सब खुद को एक स्मॉल ग्रुप में अरेंज करेंगे, और उस स्मॉल ग्रुप को हम डोमेन कहेंगे, और वो ग्रुप खुद को रैंडम वे में अरेंज रखेगा जब तक कि उसे कोई मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड ना किया गया हो। लेकिन जैसे ही किसी मैग्नेटिक फील्ड में उसे रख दिया जाएगा तो वो डोमेन खुद को उसी डायरेक्शन में अरेंज करेंगे जिस डायरेक्शन में हमने उसे मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड किया, और वो मैग्नेटाइज हो जाएंगे, मैग्नेटिक बिहेवियर शो करने लगेंगे। और अगर हम मैग्नेटिक फील्ड हटा भी दें तो उसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी लूज नहीं होगी, वो परमानेंटली मैग्नेटाइज हो चुके होंगे। तो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस में सबसे खास बात है डोमेन। ये डोमेन क्या है, टिनी मैग्नेट जैसा बिहेवियर करेंगे, इस जैसा वो बिहेव करते हैं। ये कुछ नहीं है, ये ग्रुप्स हैं जो फॉर्म हुआ मेटल आयंस द्वारा, मेटल के अंदर जो आयंस थे उनके द्वारा फॉर्म हुआ, और जब मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट नहीं होगा यानी एब्सेंट होगा तो उस सिचुएशन में डोमेन
आर रैंडमली अरेंज्ड, डोमेन रैंडमली अरेंज्ड होंगे। और जब मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड किया जाएगा तो उस सिचुएशन में डोमेन अरेंजेस इन डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, जिस डायरेक्शन में हमने मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड किया उसमें वो अरेंज होंगे। और अगर मैग्नेटिक फील्ड को रिमूव भी कर दिया जाए तो वो अपनी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को लॉस नहीं करते हैं, डीमैग्नेटाइज नहीं होते हैं। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी exists even when the magnetic field is removed। मैग्नेटिक फील्ड के रिमूव होने पर भी ये अपनी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी लॉस नहीं करेंगे। इनके एग्जाम्पल्स कोबाल्ट, निकल, आयरन, गैडोलोनियम, क्रोमियम ऑक्साइड, CrO2, ये सारे इसके कुछ एग्जाम्पल्स होंगे फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस के। कमिंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट, दैट वन इज एंटी फेरोमैग्नेटिक। एंटी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस में बहुत सारी प्रॉपर्टी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस की जैसे सिमिलर होगी, यानी यहाँ के डोमेन के जो स्ट्रक्चर होंगे वो डोमेन स्ट्रक्चर सेम एज फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस होंगे, जैसा फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस में था वैसा ही होगा, एकदम सेम। बट अरेंजमेंट वैरी कर जाता है, अरेंजमेंट डिफर करेगा। यहाँ पर सारे के सारे डोमेन जो है वो एंटी पैरेलल मैनर में अरेंज होंगे। डोमेन अरेंज्ड इन एंटी पैरेलल मैनर, जिसके कारण एक दूसरे के मैग्नेटिक मोमेंट को ये कैंसिल कर देंगे। यानी एक डोमेन अगर इस तरह से अरेंज है तो एक इस तरह से अरेंज होगा, फिर अगेन एक इस तरह से तो एक इस तरह से। तो सारे डोमेन एक दूसरे के एंटी पैरेलल होने के कारण एक दूसरे के मैग्नेटिक मोमेंट को ये क्या कर लेंगे, कैंसिल कर देते हैं इस तरह के अरेंजमेंट के कारण। और इसके एग्जाम्पल में है MnO, MnO एग्जाम्पल हो गया एंटी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस के। और जबकि हम लोग पीछे जो हमने पढ़ा था फेरोमैग्नेटिज्म, उसमें डोमेन्स कुछ इस प्रकार से अरेंज होंगे, डोमेन्स का अरेंजमेंट कुछ इस तरह से दिखेगा, सारे एक ही डायरेक्शन में ओरिएंटेड होंगे इस तरीके से। इसलिए यहाँ पर कोई तरह का कैंसलेशन नहीं होता है, बट यहाँ पे इस तरह के अरेंजमेंट के कारण कैंसिल कर लेते हैं एक दूसरे के मैग्नेटिक मोमेंट को। मूविंग टुवर्ड्स द लास्ट वन, दैट इज फेरी मैग्नेटिक सब्सटेंसेस। ये वीकली अट्रैक्टेड होंगे मैग्नेटिक फील्ड में। यहाँ पर एंटी पैरेलल एंड पैरेलल डोमेन जो होंगे उनका नंबर इक्वल नहीं होता है। नंबर ऑफ पैरेलल डोमेन नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ एंटी पैरेलल डोमेन। यानी कुछ इस तरह से है कि अगर ये डोमेन पैरेलल है तो फिर एंटी पैरेलल, अगेन पैरेलल, एंटी पैरेलल। तो हमें साफ यहाँ दिख रहा है कि पैरेलल डोमेन की संख्या यहाँ ज्यादा है, एंटी पैरेलल की संख्या कम है, यानी कि इक्वल नहीं है। फेरी मैग्नेटिक सब्सटेंसेस की एक और प्रॉपर्टी देखी गई है कि अगर इन सब्सटेंसेस को हीट कर दें, यानी कि फेरी मैग्नेटिक सब्सटेंसेस को अगर हम हीट प्रोवाइड करें तो ये सब्सटेंस अपनी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को लॉस करके या फेरी मैग्नेटिक से कन्वर्ट हो जाते हैं पैरामैग्नेटिक में। हीट करने पे ये पैरा मैग्नेटिक बन जाएंगे। कब? जब फेरी मैग्नेटिक सब्सटेंसेस को हम लोग हीट करेंगे तब। और इसके एग्जाम्पल की बात करते हैं तो इसके एग्जाम्पल है मैग्नेटाइट एंड फेराइट।
मैग्नेटाइट और फेराइट इसके एग्जांपल है। मैग्नेटाइट फॉर्मूला Fe3O4, और यहाँ पर अगर फेराइट का एग्जांपल ले लें तो Zn Fe2O4, ये फेराइट्स हैं। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी डिस्कस होने के बाद अब बारी आती है यहाँ पर इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी को डिस्कस करने की। सेकंड प्रॉपर्टी की तरफ जा रहे हैं, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी के बेसिस पे सॉलिड्स को बेसिकली 3 कैटेगरी में हम डिवाइड कर देते हैं, कंडक्टर, इंसुलेटर एंड सेमी कंडक्टर। 3 कैटेगरी में कंडक्टिविटी के बेसिस पे हम सॉलिड्स को क्लासिफाई करेंगे, कंडक्टर, सेमी कंडक्टर एंड इंसुलेटर। अब कंडक्टर्स की जहाँ तक बात करते हैं तो उसकी जो कंडक्टिविटी होती है, कंडक्टिविटी का रेंज 10⁴ से 10⁷ पर ओम पर मीटर होगा। अगर कंडक्टिविटी का रेंज ये है तो वो एक अच्छे कंडक्टर में काउंट होगा। अगर हम बात करते हैं इंसुलेटर, तो इंसुलेटर की कंडक्टिविटी का रेंज 10⁻⁻20 से 10⁻⁻10 पर ओम पर मीटर। एंड सेमी कंडक्टर की कंडक्टिविटी इन दोनों के इंटरमीडिएट रेंज की होगी, यानी कि कंडक्टर और इंसुलेटर के बीचों बीच का। तो कंडक्टिविटी इंटरमीडिएट रेंज की होती है। और अप्रॉक्सीमेटली अगर वैल्यू देखा जाए तो 10⁻⁻6 से 10⁻⁴ पर ओम पर मीटर। तो यह कुछ कंडक्टिविटी के यहाँ पर वैल्यूज हैं जो हमें यहाँ पर ध्यान रखने हैं, जो कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर्स में देखने को मिलेंगे। अब सबसे पहले एक एक करके हम लोग कंडक्टिविटी की बात करते हैं, तो यहाँ पर हम लोग एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो कंडक्शन इन मेटल्स में जो कंडक्शन होता है वो कंडक्शन बेसिकली जिनकी कारण होता है वो कारण है फ्री इलेक्ट्रॉन्स। मेटल इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी फ्री इलेक्ट्रॉन के कारण रखते हैं, और मेटल की कंडक्टिविटी हर स्टेट में पॉसिबल है। मेटल सॉलिड एंड लिक्विड दोनों ही स्टेट में कंडक्टर जैसा बिहेवियर शो करते हैं, वो कंडक्टिंग होते हैं। बट अगर हम लोग मेटल्स के बाद आगे बढ़ जाए, अगर हम लोग बात करते हैं कुछ मेटालिक कंपाउंड्स की बात करेंगे, तो उसमें कंडक्शन जो है वो आयंस के कारण होगा। तो जो मेटालिक कंपाउंड्स होंगे जिन्हें हम इलेक्ट्रोलाइट्स कहते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स कंडक्ट करते हैं सिर्फ और सिर्फ मॉल्टन या फिर एक्वस फॉर्म में। यानी कि अगर कोई इलेक्ट्रोलाइट है यानी कि मेटालिक कंपाउंड है, तो वो इलेक्ट्रिसिटी अगर उसे हम पिघला देंगे, मॉल्टन फॉर्म में ले आएंगे तो कंडक्ट करेगा, या उसे पानी में घोल के एक्वस फॉर्म में ले आएंगे तो कंडक्ट करेंगे, क्योंकि इन्हीं केसेस में इनके आयंस फ्री होते हैं, क्योंकि इनमें कंडक्टिविटी ड्यू टू आयंस, फ्री मोबाइल्स आयन होते हैं। जब कोई इलेक्ट्रोलाइट सॉलिड फॉर्म में होता है तो ये इनके आयन जो हैं वो मूव करने के लिए फ्री नहीं होते हैं, तो कंडक्टिविटी भी नहीं होती उसके अंदर। लेकिन जैसे ही वे मॉल्टन या एक्वस फॉर्म में आ जाते हैं तो आयन फ्री हो जाते हैं और कंडक्ट करने लगते हैं। लेकिन जब हम लोग मेटल में बात करेंगे कंडक्टिविटी की, तो वो हर स्टेट में सॉलिड या लिक्विड किसी में भी करेंगे, क्योंकि कंडक्टिविटी ड्यू टू फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, तो वो फ्री इलेक्ट्रॉन हर स्टेट में अवेलेबल होगा, सॉलिड में भी और लिक्विड में भी। अब अगर हम लोग कंडक्टर्स की बात करते हैं, थोड़ा सा इसमें हम लोग एटॉमिक लेवल पे चले जाते हैं। तो इस एटॉमिक लेवल में ये एक पार्शियली इलेक्ट्रॉन से भरा हुआ एक बैंड है। ये पार्शियल
इलेक्ट्रॉन फील्ड बैंड है और यहाँ पर एक कंडक्शन बैंड है, दिस वन इज अ कंडक्शन बैंड। ये भी एम्प्टी है, ये कंडक्शन बैंड, ये है एम्प्टी। तो जो मेटल्स होते हैं उन मेटल्स में इन दोनों बैंड्स के बीच में जो गैप होगा, यहाँ पर जो गैप होगा वो वेरी वेरी स्मॉल होगा, ताकि इलेक्ट्रॉन आसानी से इस पार्शियल फील्ड बैंड से इस कंडक्शन बैंड में जा सके। कहीं पर तो ये दोनों बैंड एक दूसरे से ओवरलैप भी करते हैं, इस प्रकार से। ये पार्शियल फील्ड बैंड एंड दिस वन इज कंडक्शन बैंड। यहाँ पे क्या हो रही है, ओवरलैपिंग हो रही है, ओवरलैप कर रहे हैं। तो मेटल्स के केस में दो सिचुएशन होगा, आइदर ये जो पार्शियल फील्ड बैंड है या फिर कंडक्शन बैंड है उनके बीच में गैप बहुत कम होगा ताकि इलेक्ट्रॉन आसानी से ट्रांसफर हो सके, या फिर ओवरलैप ही कर जाएंगे। इन दोनों ही सिचुएशन में इलेक्ट्रॉन को मूव करने में आसानी होगी, यानी कंडक्टिविटी अच्छी होगी। अब बात करते हैं उन सॉलिड की जो इंसुलेटर जैसा बिहेव करते हैं, वैसे सॉलिड जो जिनका बिहेवियर इंसुलेटर जैसा है। तो इंसुलेटर जैसे बिहेव करने वाले जो सॉलिड्स होंगे उनके अंदर ऐसे पार्टिकल ही अवेलेबल नहीं होते हैं जो कंडक्टिविटी को अलाउ करे, यानी कि वहां पर फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो अवेलेबल नहीं होंगे या फिर बहुत ही लेस नंबर में होते हैं, तो इसलिए वो कंडक्ट करेंगे ही नहीं। या फिर ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है, इस डायग्राम पे आ जाते हैं। ये अगेन एक फील्ड बैंड है, यहाँ पर फील्ड बैंड के अंदर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, दिस वन इज फील्ड बैंड एंड हियर इज कंडक्शन बैंड, यहाँ पर एक कंडक्शन बैंड प्रेजेंट है। अब इन दोनों के बीच में ये जो यहाँ गैप है, ये गैप इंसुलेटर्स के केस में बहुत ज्यादा हो जाता है। तो बहुत ज्यादा गैप होने के कारण इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर जंप अलाउ नहीं हो पाता है, इसलिए कंडक्टिविटी बहुत ज्यादा ही इसमें कम हो जाती है, कंडक्टिविटी बहुत ज्यादा घट जाती है। तो इंसुलेटर के बनने का रीजन कुछ सॉलिड इंसुलेटर जैसा बिहेव कर रहे हैं क्योंकि उनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन अवेलेबल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जो ये फील्ड बैंड है उससे इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में जाना चाहिए, लेकिन जाने के लिए बीच में जो गैप है वो बहुत ज्यादा हो गया, इतना ज्यादा गैप क्रॉस करके इलेक्ट्रॉन नहीं जा सकता है, इसलिए पॉसिबिलिटी नहीं है। अब हम लोग आते हैं सेमीकंडक्टर्स में। इसको तो शुरू में ही देख लिए और नाम ही इसका सजेस्ट कर रहा है कि इनका बिहेवियर ना पूरी तरह से कंडक्टर जैसा होगा ना इंसुलेटर होगा, यानी ना कंडक्टर इतना अच्छा कंडक्टिविटी इनके अंदर पाई जाएगी और ना ये पुअर कंडक्टर होंगे इंसुलेटर जैसे, ये इंटरमीडिएट होंगे उन दोनों के। तो इनमें क्या होता है कि इनमें जो गैप होता है वो गैप बहुत ज्यादा लेस भी नहीं होगा और बहुत ज्यादा लार्ज भी नहीं होगा, यानी कि ये एक फील्ड बैंड है, इस फील्ड बैंड के अंदर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है और यहाँ पर अगेन एक कंडक्शन बैंड है, दिस वन इज कंडक्शन बैंड। यहाँ पे गैप जो होंगे वो अवेलेबल तो होंगे लेकिन स्मॉल गैप होंगे, स्मॉल गैप ऐसा कि इलेक्ट्रॉन को जाने में थोड़ा आसान हो, सुविधा हो, इलेक्ट्रॉन आसानी से ट्रांसफर करके जा सके। इसके कारण कंडक्टिविटी इनकी जो होगी वो कुछ ना कुछ होगी, इंसुलेटर इतनी पुअर कंडक्टिविटी नहीं होगी इनके पास। और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो हमें यहाँ पे ध्यान रखने हैं सेमीकंडक्टर को लेकर वो ये है कि सेमीकंडक्टर में टेम्परेचर को इंक्रीज करने पर कंडक्टिविटी बढ़ती है। अगर हम टेम्परेचर को बढ़ा देते हैं तो सेमीकंडक्टर के केस में जो उनकी कंडक्टिविटी होगी वो कंडक्टिविटी भी बढ़ने लगेगी, क्योंकि टेम्परेचर के इंक्रीज होने से इलेक्ट्रॉन को जो जंप करना होता है कंडक्शन बैंड तक वो जंप आसान हो जाता है, ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रॉन इस फील्ड बैंड से कंडक्शन बैंड तक जाने लगते हैं। तो इससे टेम्परेचर के बढ़ने से कंडक्टिविटी बढ़ती है सेमीकंडक्टर्स में, इन केस ऑफ सेमीकंडक्टर ओनली। अब कुछ ऐसे सब्सटेंस हमारे आसपास है जो सेमीकंडक्टर जैसा बिहेव करते हैं और वो सब्सटेंस जो है वो ग्रुप 14 से बिलोंग करते हैं मोस्टली। एग्जांपल्स में आता है सिलिकॉन और जर्मेनियम। सिलिकॉन एंड जर्मेनियम ये जो है वो इंट्रिंसिक सेमी कंडक्टर्स कहलाते हैं, ये ग्रुप 14 से बिलोंग करने वाले एलिमेंट हैं।
अब ये जो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर यानी सिलिकॉन और जर्मेनियम, इनके कंडक्टिविटी मतलब ठीक है कि ये इंसुलेटर इतने पुअर कंडक्टर्स भी नहीं होते हैं, फिर भी इतनी अच्छी खासी कंडक्टिविटी भी इनमें अवेलेबल नहीं होती है कि इनका कोई प्रैक्टिकल यूज लिया जा सके। यानी कंडक्टिविटी इज नॉट सो दैट इट कुड बी यूज प्रैक्टिकली। सो मच कंडक्टिविटी is not available so that it could have practical use। तो फिर अब बात आती है कि इसकी कंडक्टिविटी को बढ़ाना है, और इसकी कंडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए इस इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स में हम कुछ इम्प्यूरिटी मिला देते हैं, कुछ इम्प्यूरिटी ऐड कर देते हैं, और इम्प्यूरिटी ऐड करना कहलाता है डोपिंग करना, यानी कि हमें डोपिंग करना है। और ज्यादातर जो इम्प्यूरिटी ऐड करते हैं, डोपिंग करते हैं, वो ऐसे सब्सटेंस से करेंगे जो इनके तुलना में, यानी ये सिलिकॉन और जर्मेनियम जो हमने ले रखा है, यानी इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के तुलना में चाहे इलेक्ट्रॉन रिच हो, यानी इनसे ज्यादा नंबर में इलेक्ट्रॉन रखते हो, या फिर इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट हो, या फिर इनसे कम इलेक्ट्रॉन रखते हो। यानी इम्प्योरिटी दो तरह की ऐड कर सकते हैं, आइदर इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज यानी जिनमें इलेक्ट्रॉन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर मतलब कि इनके कंपैरिजन में ज्यादा इलेक्ट्रॉन अवेलेबल हो, या फिर हम डोपिंग जो करेंगे वो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीशीज से करेंगे, यानी जिनके अंदर इलेक्ट्रॉन की अवेलेबिलिटी इनसे लेस हो। और डोपिंग करने से, इम्प्योरिटी ऐड करने से कंडक्टिविटी इनहांस होगी, इंक्रीज होगी। अब ये प्रैक्टिकल यूज होने के लायक बन जाएंगे। तो क्योंकि किसी भी सेमीकंडक्टर की बात करते हैं जैसे सिलिकॉन या जर्मेनियम की, इंट्रिंसिक फॉर्म में अगर वो हैं तो उस सिचुएशन में इनका कोई प्रैक्टिकल यूज नहीं है, यानी डोपिंग करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर इनके कंडक्टिविटी को बढ़ाना है, उन्हें प्रैक्टिकली यूज करना है, तब तो हमें यहाँ पर डोपिंग करनी है। तो हम लोग अपनी पढ़ाई अब डोपिंग पे ले जाते हैं, डोपिंग को स्टडी करते हैं। डोपिंग फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग यहाँ पर देखेंगे इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज से, जो इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज होंगे उनसे डोपिंग कैसे करेंगे। तो जब इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज सब्सटेंस से डोपिंग करने की ये बात आती है तो हम लोग यहाँ पर प्रेफर करते हैं ग्रुप 15 एलिमेंट को। ग्रुप 15 एलिमेंट को प्रेफर किया जाता है, यानी कि फास्फोरस, आर्सेनिक, ये प्रेफर होंगे यहाँ पर। फास्फोरस एंड आर्सेनिक को प्रेफर किया जाएगा। अब बहुत ही आसान है यहाँ पर ये, क्योंकि जो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर हैं यानी कि सिलिकॉन और जर्मेनियम, ये बिलोंग कर रहे हैं ग्रुप नंबर 14 से। ग्रुप 14 से बिलोंग होने के कारण इनके पास जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो कितने हैं, 4 हैं, यानी कि 4 कोवैलेंट बॉन्ड बनाएंगे, अपने 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन को शेयर करेंगे और 4 कोवैलेंट बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी है। अब हमने क्या किया कि एक क्रिस्टल लिया, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का एक क्रिस्टल हमने यहाँ पर ले लिया। ये एक इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का एक क्रिस्टल है। अब इस इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के क्रिस्टल में सिर्फ और सिर्फ सपोज करें कि सिलिकॉन का क्रिस्टल, तो सिर्फ और सिर्फ इसमें सिलिकॉन के एटम प्रेजेंट है और सारे सिलिकॉन के पास 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। तो इसको एक सिंपल फिगर में मैं यहाँ पर शो कर देती हूँ कि ये एक क्रिस्टल है सिलिकॉन का और इसमें सिर्फ और सिर्फ सिलिकॉन के एटम प्रेजेंट हैं और सभी सिलिकॉन के एटम के पास क्या है, तो इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है। लेकिन क्या है कि इस फॉर्म में इसकी कंडक्टिविटी बहुत ही पुअर है, तो हम लोग क्या किया, इसमें डोपिंग की है। जैसे ही हमने डोपिंग किया तो डोपिंग करने के बाद सिलिकॉन तो थे ही, इसमें सिलिकॉन के साथ साथ इसमें कुछ ग्रुप 15 के एलिमेंट हमने ऐड किए। अब हम फास्फोरस, आर्सेनिक किसी को प्रेफर करेंगे, सपोज हमने आर्सेनिक डाल दिया, तो कुछ कुछ साइट जो सिलिकॉन से ऑक्युपाइड होना चाहिए था वो अब आर्सेनिक ने ऑक्युपाई किया। ये आर्सेनिक ने यहाँ पे उसका जगह ले लिया। अब आर्सेनिक के जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, आर्सेनिक के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 5, और जो सिलिकॉन है उसके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 4। तो इसके 4 इलेक्ट्रॉन ने इसके 4 इलेक्ट्रॉन से शेयरिंग करके कोवैलेंट बॉन्ड बना लिया, यानी कि आर्सेनिक के 5 इलेक्ट्रॉन में से 4 इलेक्ट्रॉन सिलिकॉन से, नेबरिंग सिलिकॉन एटम से
बॉन्डिंग करने के लिए अपने 4 इलेक्ट्रॉन को प्रोवाइड किया। एक इलेक्ट्रॉन इसका जो है वो बच गया, तो 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे पार्टिसिपेट किया कोवैलेंट बॉन्ड में, कोवैलेंट बॉन्ड बनाया किसके साथ, सिलिकॉन के साथ। और एक इलेक्ट्रॉन जो रिमेनिंग रह गया, बच गया, ये एक रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन इस क्रिस्टल में जहां तहां घूम रहा है, ये डीलोकलाइज्ड हो गया। ये 1 इलेक्ट्रॉन जो बच गया, ये 1 इलेक्ट्रॉन गेट डीलोकलाइज्ड, यानी कि उसको एक पर्टिकुलर पोजीशन मिल ही नहीं पाया। और इस डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन की वजह से कंडक्टिविटी जो है वो बढ़ गई, इंक्रीज कर गई, इनहांस कर गई। तो इस तरीके से एक इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर था जो सिर्फ सिलिकॉन का बना हुआ था, उसमें हमने डोपिंग की किससे, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज से, यानी कि ग्रुप 15 के एलिमेंट से। और ग्रुप 15 एलिमेंट जैसे ही आया तो उसने 5 इलेक्ट्रॉन में से 4 इलेक्ट्रॉन को कोवैलेंट बॉन्ड बनाने के लिए प्रोवाइड किया, जबकि एक इलेक्ट्रॉन बचा और वो डीलोकलाइज्ड हो गया, यानी कि पूरे के पूरे इस क्रिस्टल में इधर उधर घूमने लगा और इसके कारण कंडक्टिविटी इंक्रीज हो गई। और क्योंकि यहाँ पर कंडक्टिविटी जिसके कारण बढ़ी है वो है इलेक्ट्रॉन, एक डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन के कारण यहाँ कंडक्टिविटी बढ़ी है। एक निगेटिवली चार्ज पार्टिकल के कारण, हम ये भी कह सकते हैं कि एक निगेटिवली चार्ज पार्टिकल की वजह से यहाँ पर कंडक्टिविटी इंक्रीज की गई है। तो वो सेमीकंडक्टर जिसमें डोपिंग इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज से की जाए, वैसे सेमीकंडक्टर जो होंगे वो डोपिंग के बाद एन टाइप सेमीकंडक्टर कहलाएंगे। तो ये जो भी था ये एन टाइप सेमीकंडक्टर का फॉर्मेशन हुआ, यानी कि ये जो है दिस वन इज, जो यहाँ पर हमें दिख रहा है, दिस इज इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है ये। अब हो सकता है ये पूरा सिलिकॉन हो या जर्मेनियम हो, डोपिंग से पहले वाला। डोपिंग के बाद ये अब इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर नहीं रहा, ये क्या बन गया, दिस वन इज एन टाइप सेमीकंडक्टर। एन टाइप हम लोग कब बोलेंगे, जब इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज से डोपिंग करेंगे तब, क्योंकि कंडक्टिविटी बढ़ाने के लिए। अब नेक्स्ट केस आता है डोपिंग करना उस तरह के स्पीशीज से जो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है, यानी कि सेकेंड केस की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे डोपिंग विथ इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीशीज, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीशीज की मदद से डोपिंग करना। तो इसके लिए हम लोग प्रेफर करेंगे ग्रुप 13 के एलिमेंट को प्रेफर करेंगे, बोरोन को प्रेफर कर सकते हैं, अल्युमिनियम, गैलियम, इन सब को ले सकते हैं। अब यहाँ पे जो बात होगी थोड़ा सा उसको ध्यान से ऑब्जर्व करें। फिर हम अगेन एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज करें ये एक क्रिस्टल है और ये कैसा है, ये एक इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का क्रिस्टल है। दिस वन इज इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, यानी कि सपोज यहाँ पे सिलिकॉन 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 या फिर जर्मेनियम जर्मेनियम है, तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ सिलिकॉन के एटम प्रेजेंट हैं। ये इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है। अब हम इसमें क्या करने जा रहे हैं, डोपिंग। जैसे हम इसमें डोपिंग कर रहे हैं तो अब यहाँ पे किसी डोपिंग कर रहे हैं हम, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट, यानी जो इस सिलिकॉन की तुलना में कम इलेक्ट्रॉन कंटेन कर रहे हैं। तो हमने यहाँ पर डोपिंग की इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट से, तो कोई भी ग्रुप 13 के एलिमेंट को प्रेफर कर सकते हैं। तो सिलिकॉन के एटम प्रेजेंट थे। अब यहाँ पे क्या आ गया, बोरोन का एटम आ गया। तो अब होगा क्या कि हम सभी जानते हैं कि सिलिकॉन जो कि ग्रुप 14 से बिलोंग करता है, तो उसकी आउटर शेल में 4 इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है कोवैलेंट बॉन्डिंग के लिए, जबकि बोरोन 13 ग्रुप से बिलोंग करता है तो 3 इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है, यानी कि 3 इलेक्ट्रॉन ही इसके यहाँ से बॉन्डिंग कर पाएंगे। एक इलेक्ट्रॉन जहाँ पर बॉन्डिंग नहीं हो पाएगी वहां पर क्रिएट होगा एक वैकेंट स्पेस, एंड दैट वैकेंट स्पेस इज नोन एज इलेक्ट्रॉन वैकेंसी या इलेक्ट्रॉन होल, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन क्या है, कम हो गया। तो यहाँ पर एक होल क्रिएट होगा, और वो जो होल क्रिएट हुआ है वो क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कम अवेलेबल था बॉन्डिंग के लिए, जबकि यहाँ इस केस में क्या था कि इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग करने के बाद एक एक्स्ट्रा यहाँ पर रिमेनिंग था,
बच गया था, तो वो इलेक्ट्रॉन जो बच गया था वो घूम रहा था। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन और बॉन्डिंग के लिए कम पड़ गई, क्योंकि सिलिकॉन को 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए था, जबकि बोरोन ने 3 ही प्रोवाइड किया। तो एक इलेक्ट्रॉन जो बच गया वो नहीं मिल पाया वहां पर, उसकी वजह से एक होल क्रिएट हुआ। अब इस होल को फिल करने के लिए क्या होता है कि नेबरिंग एटम अपने इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करता है। यानी कि अगर यहाँ पर एक होल क्रिएट हुआ है, तो इस होल को भरने के लिए ये जहाँ पर नेबरिंग एटम होंगे, ये नेबरिंग एटम अपने इलेक्ट्रॉन को इधर भेज देंगे। ठीक है, यहाँ तो इलेक्ट्रॉन आके फिल हो गया, बट अगेन एक यहाँ होल डेवलप हो गया, तो फिर अगेन वैसे ही यहाँ पर जो एलिमेंट होगा वो अपने इलेक्ट्रॉन को यहाँ सेंड कर देंगे, यहाँ इलेक्ट्रॉन भर गया, फिर यहाँ एक होल क्रिएट हो गया। तो इस तरह से इस मैनर में हम क्या देख रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन आगे होल को भरता जा रहा है, पीछे की तरफ जो है होल क्रिएट होते जा रहे हैं, यानी कि हमें होल एक तरह से मूव करता हुआ नजर आ रहा है। होल बढ़ना मतलब कि होल मूव कर रहा है। अगर हम इस कंडक्टर में बाहर से मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड कर दें, इस कंडक्टर में बाहर से मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड कर दें, यानी कि इधर हमने पॉजिटिव और इधर नेगेटिव ले लिया, तो इलेक्ट्रॉन जो है वो किधर जाना चाहेगा, इधर पॉजिटिव डायरेक्शन में, यानी इलेक्ट्रॉन इधर की ओर मूव करेगा। तो ये होल किधर मूव करेंगे, ये होल जो है वो इधर की ओर मूव करेंगे, यानी होल जो है वो एक पॉजिटिव चार्ज जैसा बिहेव करता है। ये जो होल्स बने हैं वो होल बिहेव एज पॉजिटिव चार्ज। और उधर मूव करने का रीजन क्या है, या फिर हमें साफ यहाँ पे क्लियर भी हो रहा है। देखिए, जैसे ही यहाँ पे एक होल था, तो इस होल को भरने के लिए यहाँ से इलेक्ट्रॉन आया, तो यहाँ तो इलेक्ट्रॉन फिल हो गया, इधर होल बन गया, तो ये होल किधर बना, इस तरफ बना। अगेन फिर आते हैं यहाँ पर जो होल क्रिएट हुआ उसे भरने के लिए इसने अपना इलेक्ट्रॉन सेंड किया, तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गया, इस तरफ आ रहा है, इस पॉजिटिव की तरफ इलेक्ट्रॉन आ रहा है। अगेन ये होल बना, किस तरफ बन रहा है, निगेटिव डायरेक्शन में बन रहा है। फिर वैसे ही यहाँ पर जो एलिमेंट होंगे वो इस होल को भरने के लिए अपना इलेक्ट्रॉन देंगे। अगेन यहाँ पर इलेक्ट्रॉन तो आ गया, ये होल क्रिएट हो गया। तो होल्स आर बीन क्रिएटेड टुवर्ड द नेगेटिव प्लेट एंड इलेक्ट्रॉन आर बीइंग मूविंग टुवर्ड्स द पॉजिटिव प्लेट। यानी कि अगर हम लोग एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड करते हैं तो ये हमें देखने को मिलेगा कि इलेक्ट्रॉन जो है वो पॉजिटिव डायरेक्शन में मूव करेंगे, पॉजिटिव प्लेट की तरफ मूव करेंगे, और होल जो है वो नेगेटिव प्लेट की तरफ मूव करेंगे। तो ये कंडक्टिविटी जो होगी, ये कंडक्टिविटी डोपिंग के बाद नजर आएगी, और ये कंडक्टिविटी इंक्रीज होगी, इनहैंस होगी इंट्रिंसिक के कंपैरिजन में। और इस तरह के जो सेमीकंडक्टर जो ये बन रहे हैं इसे हम लोग कहेंगे पी टाइप सेमीकंडक्टर। इसलिए कहेंगे क्योंकि यहाँ पर जो होल है वो पॉजिटिव चार्ज जैसा बिहेव कर रहा है, पॉजिटिव चार्ज यहाँ मूव कर रहा है, तो इसलिए हम लोग कहेंगे कि ये पी टाइप सेमीकंडक्टर है, क्योंकि होल पॉजिटिव चार्ज जैसा बिहेवियर रख रहा है, वो मूव कर रहा है, इसी कारण से हम ये नाम देंगे। एंड लास्टली अब हम लोग टॉपिक पे आते हैं, यूजेस की बात कर लेते हैं। इन सेमीकंडक्टर्स की यूजेस की बात करें तो जो ये सेमीकंडक्टर्स हैं उनके बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं, यूजेस हैं। सबसे पहले तो जो एन टाइप या फिर पी टाइप सेमीकंडक्टर्स होते हैं, इन एन टाइप पी टाइप सेमीकंडक्टर को हम लोग एज अ डायोड यूज कर सकते हैं, डायोड बनते हैं। रेक्टिफायर्स, ये डायोड रेक्टिफायर ये सारे क्या है, इन्हें फिजिक्स में सेमीकंडक्टर चैप्टर्स में डीपली पढ़ना है इनके बारे में, तभी बस सिंपली यहाँ पर यूजेस ही ध्यान रखें, इतना ही सफिशिएंट है। ये क्या है इनके बारे में फिजिक्स में पढ़ना रहता है। अब इसके अलावा सोलर सेल के अंदर जो फोटो डायोड्स होते हैं वो भी यूज होंगे, फोटो डायोड कहाँ, सोलर सेल्स में, वो भी इन सेमीकंडक्टर के हेल्प से बनते हैं। उसके अलावा ट्रांजिस्टर की बात करते हैं, ट्रांजिस्टर इन्हें भी सेमीकंडक्टर के हेल्प से बनाया जाता है। तो किस तरह से होता है, जैसे कि एक एन टाइप सेमीकंडक्टर लिया, एक और एन टाइप सेमीकंडक्टर लिया, और उसके बीच में एक पी टाइप सेमीकंडक्टर डाल दिया, तो ये बना एन पी एन ट्रांजिस्टर। या फिर ऐसा भी कर सकते हैं कि एक पी टाइप सेमीकंडक्टर और एक और पी टाइप सेमीकंडक्टर, उसके बीच में एक एन टाइप सेमीकंडक्टर डाल दिया, तो पी एन पी सेमीकंडक्टर। ये सब क्या हो रहा है, मिक्सिंग हो रही है। तो दो सेमीकंडक्टर के बीच में, दो एक ही जैसे सेमीकंडक्टर के बीच में किसी
दूसरे सेमीकंडक्टर को यहाँ पे हम डालेंगे और इस तरीके से जो मिक्सिंग करके जो बनेगा ये सब ट्रांजिस्टर होंगे। और इन ट्रांजिस्टर का इस्तेमाल एम्पलीफायर के रूप में होता है। रेडियो या ऑडियो सिग्नल को डिटेक्ट करने के लिए यूज करते हैं। ये सब इनका यूज होता है रेडियो, ऑडियो सिग्नल्स के डिटेक्शन में या फिर उसे एम्पलीफाई करने में यूज होते हैं। तो ये कुछ उसके यूजेस थे। अब कुछ नोट पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट जो माइंड में हमें रखने हैं वो ये देखें। इंट्रिंसिक कंडक्टर में बेसिकली जो आते हैं वो है सिलिकॉन और जर्मेनियम, यानी कि बहुत कम नंबर में अवेलेबल है ये सिलिकॉन एंड जर्मेनियम। तो क्या किए गए हैं, कुछ ऐसे कंपाउंड्स प्रिपेयर किए गए हैं अलग अलग ग्रुप के एलिमेंट्स को कंबाइन करके जो इनके जैसा बिहेव कर सके। इनका मेन नेचर क्या है कि इनके आउटर शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और ये 4 कोवेलेंट बॉन्ड बना सकते हैं। तो इसकी तरह ही बिहेव करने के लिए क्या किया गया, ग्रुप नंबर 13, ग्रुप नंबर 15 के एलिमेंट्स को कंबाइन करके कंपाउंड बनाया गया। उस तरीके से चाहे तो ग्रुप नंबर 12 और ग्रुप नंबर 16 इनके एलिमेंट्स को भी कंबाइन करके कंपाउंड्स बनाया गया। और ये कंपाउंड्स जो है वो 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि ये दोनों प्रोवाइड करते हैं। तो ग्रुप नंबर 13 एंड ग्रुप नंबर 15 से कुछ एलिमेंट्स को लिए गए हैं और उनसे कुछ कंपाउंड तैयार किए गए हैं। और वो कंपाउंड जैसे INSB हो गया, EIP, ये सारे कुछ कंपाउंड्स हैं जो इन दो ग्रुप के एलिमेंट्स को कंबाइन करके बनाया गया। ये भी 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करेंगे जैसे कि दोनों प्रोवाइड करते हैं। उसी तरीके से हम ग्रुप नंबर 12 एंड ग्रुप नंबर 16 के एलिमेंट्स को भी लेकर के कंबाइन करके भी हम कंपाउंड्स को तैयार कर सकते हैं। ग्रुप 12 और ग्रुप 16 के एलिमेंट को लेंगे और उसको भी हम कंबाइन करके कंपाउंड तैयार कर सकते हैं। इस तरीके से ये सेमीकंडक्टर जैसा जो है वो बिहेव करेंगे। जैसे उसके एग्जांपल में आ जाते हैं तो Hg, मरकरी और टेरियम को लेकर कंबाइन किया गया है। यहाँ ये भी एक एग्जाम्पल में इसके आ जाएंगे। ये सारे एग्जाम्पल्स कुछ कुछ हैं जो हमें यहाँ पे इसके ध्यान रखने हैं। और एक और नोट पॉइंट जो हमें यहाँ पे ध्यान रखना है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी टॉपिक पे ही बेस्ड है। ये हम लोग कंडक्टिविटी पे बेस्ड एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ही समझ सकते हैं जो हमें यहाँ ध्यान रखनी है। कुछ ट्रांजिशन मेटल्स होते हैं, उनके ऑक्साइड्स, ट्रांजिशन मेटल के ऑक्साइड्स, ये जो हैं इनके अंदर इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज में बहुत सारे वेरिएशंस देखे गए हैं, बहुत सारे वेरिएशन प्रॉपर्टी में पाए गए हैं। जैसे एग्जांपल TiO, CrO2, ReO3, ये सारे ट्रांजिशन एलिमेंट्स के ऑक्साइड्स हैं। और ये ट्रांजिशन एलिमेंट के ऑक्साइड ये मेटल जैसा बिहेवियर शो करते हैं। इनका बिहेवियर मेटालिक सॉलिड जैसा होता है, इनका बिहेवियर मेटल जैसा होगा। उसी तरीके से रेहेनियम ऑक्साइड, इसकी बिहेवियर बहुत हद तक कॉपर जैसी होती है। ये कॉपर जैसा बिहेव करते हैं, इनमें बिहेवियर कॉपर जैसी आएगी। कंडक्टिविटी, अपीयरेंस कॉपर टाइप होती है। एंड वैनेडियम के कुछ ऑक्साइड्स जैसे VO2, VO3, ये अपनी प्रॉपर्टी कभी मेटल जैसे रखते हैं और कभी इंसुलेटर जैसे। और ये कब मेटल जैसा बिहेव करेगा और कब इंसुलेटर जैसा, ये चीज डिपेंड करते हैं टेम्परेचर पे। तो ये कुछ अलग से पॉइंट्स हैं कंडक्टिविटी को लेकर के सॉलिड्स के, वो हमें अलग से एग्जांपल्स वगैरह को ध्यान रखना है यहाँ पर। तो यहाँ इस वीडियो में हमने सॉलिड्स के 2 कैरेक्टर्स को क्लियर किया, एक मैग्नेटिक प्रॉपर्टी और दूसरी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। एग्जांपल्स वगैरह इस यहाँ पर इम्पोर्टेंट है, हमें एग्जांपल्स ध्यान रखने हैं। बार बार इसे हम लोग पढ़ेंगे, रिकॉल करेंगे तो याद हो जाता है, रटने की कोई जरूरत नहीं होती है। बस बार बार एक बार इसे हमें देखना है